बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक है फॉरेंसिक मेडिसिन के अंदर सबसे पहले थैनाटोलॉजी। थैनाटोलॉजी के अंदर हम इसके सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे। थैना का मतलब होता है हमारे पास डेथ और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो बेसिकली हम फॉरेंसिक मेडिसिन पढ़े तो थैनाटोलॉजी इज़ द मेडिको लीगल स्टडी ऑफ डेथ। मेडिको लीगल स्टडी ऑफ डेथ। अब इसके लिए सबसे पहले हम एक इम्पॉर्टेंट टर्म पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं ट्राइपॉड ऑफ लाइफ। ट्राइपॉड ऑफ लाइफ के अंदर हमारे पास जो है ना 3 सिस्टम आ जाते हैं बॉडी के। एक हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, ब्रेन। दूसरा हमारे पास कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है जिसके अंदर सर्कुलेशन आ जाएगी। और तीसरा हमारे पास होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ये तीनों के तीनों सिस्टम हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि लाइफ का ट्राइपॉड बना रहे हैं। इनमें से कोई एक सिस्टम भी डैमेज हो जाएगा या जिसकी डेथ हो जाएगी तो या तमाम सिस्टम अगर हमारे पास ख़राब हो जाते हैं तो हम पर्सन को डेड डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। तो अगर हम डेथ को डिफ़ाइन करें तो व्हाट इज़ द डेथ। डेथ को अगर हम डिफ़ाइन करें तो डेथ इज़ द कंप्लीट एंड इरिवर्सिबल, यानी कि अब ये वापस इंसान ज़िंदा नहीं हो सकते एक दफ़ा मर जाए। इरिवर्सिबल सीजेशन ऑफ, सीजेशन मतलब होता है ख़त्म होना, सीजेशन ऑफ ब्रेन फंक्शन, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। इस तरह से हम डेथ को डिफ़ाइन करेंगे कि हमारे तीनों सिस्टम अगर ख़त्म हो गए हैं, बंद हो गए हैं, तो हम एक पर्सन को डेड डिक्लेयर कर देंगे। अब इसी तरह से हम थैनाटोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं कि हमारे पास जो है ना मोड ऑफ डाइंग क्या होगा, मैनर क्या होंगे, कॉजेज़ क्या होंगे। सबसे पहले हमारे पास मोड ऑफ डाइंग क्या है। 3 किस्म के मोड्स हो सकते हैं। सबसे पहला एक हमारे पास होता है एस्फिक्सिया, दूसरा होता है सिनकपी और तीसरा हमारे पास है कोमा। अब एस्फिक्सिया क्या होता है हमारे पास, अगर रिस्पायरेशन जो है बॉडी की, जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है वो अगर ब्लॉक हो जाए या वो अगर बंद हो जाए, स्टॉप हो जाए, तो हम इसको क्या कहेंगे, एस्फिक्सिया हो गया। यानी कि सांस नहीं आ रहा इंसान को, हाइपोक्सिया की तरफ जाएगा पहले वो और फिर डेथ हो जाएगी। दूसरा हमारे पास सिनकपी है। सिनकपी के अंदर ये होता है कि हमारे पास सर्कुलेशन जो है बॉडी की वो स्टॉप हो गई है, सर्कुलेशन स्टॉप हो गई है, ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा, बॉडी को ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा, जाहिर सी बात है ऑक्सीजन नहीं जा रहा, न्यूट्रिएंट्स नहीं जा रहा और बॉडी डेड हो गई है। और तीसरा हमारे पास हो सकता है कोमा। कोमा क्या है, बेसिकली कोमा हमारे पास ब्रेन डेथ है या इसको हम स्टॉपेज ऑफ इनर्वेशन भी कहते हैं। अगर आपके ब्रेन सेल्स काम नहीं कर रहे, वो डेड डिक्लेयर हो गए हैं, तो हम पर्सन को डेथ डिक्लेयर कर देते हैं। तीसरा रहता है हमारे पास के मोड हो गए। कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं डेथ के। कॉजेज़ एक हमारे पास जो है ना हम 2-3 डिस्कस करेंगे बस यहाँ पर। सबसे पहला ये कि कोई डिजीज़ हो सकती है, कोई बीमारी हुई, कैंसर हो सकता है, कोई भी डिजीज़ की एग्जांपल के अंदर ही आ जाता है ये। फिर आता है कोई इंजरी हो गई, कोई ट्रॉमा हो सकता है, कोई एक एक्सीडेंट हो सकता है, एक्सीडेंटल इंजरी हो सकती है, किसी भी किस्म की इंजरी हो सकती है। और तीसरा है हमारे पास इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन कोई केमिकल लिया है, ड्रग लिया है या कोई किसी को मारने की कोशिश की गई है, इंटॉक्सिकेशन। फिर आ जाते हैं हमारे पास के मैकेनिज्म ऑफ डाइंग क्या होता है। मैकेनिज्म कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि बॉडी जो है ना एकदम से डेड नहीं डिक्लेयर हो जाती। पहले कोई भी डिजीज़ होगी इंसान को, उस डिजीज़ की वजह से हमारी बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएंगे। जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं अब वो अक्यूमुलेट होते रहेंगे और अक्यूमुलेट होने के बाद क्या होगा कि वो इतने ज़्यादा वर्स हो जाएंगे कि एक पर्सन की डेथ हो जाती है। यानी कि ये एक प्रोसेस है, इंसान एकदम से नहीं पड़ रहा, आहिस्ता आहिस्ता के पहले कोई डिजीज़ हुई, फिर फिजियोलॉजिकल चेंजेस आए, देन वो अक्यूमुलेट हो गए और फिर डेथ हो गई। लास्ट में हमारे पास है मैनर ऑफ टाइम। मैनर ऑफ डाइंग का क्या मतलब है कि वो डेथ हमारे पास नेचुरल डेथ थी या अननेचुरल डेथ थी, ठीक है। अब नेचुरल किसी भी चीज़ की वजह से हो सकती है, कोई डिजीज़ हो सकती है, नेचुरल कुछ भी हो सकता है। और अननेचुरल 3 तरह से हो सकती है। सबसे पहली बात तो ये कि कोई एक्सीडेंट हो सकता है पेशेंट पर्सन का। दूसरा कोई होमिसाइड हो सकता है, यानी कि किसी को मारने की कोशिश की गई है। और लास्ट सुसाइड हो सकती है कि पेशेंट ने खुद अपनी जान लेने की कोशिश की। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमने पढ़ना है कि हमारे पास जो है ना डेथ की ना क्लासिफिकेशन होती है कि अभी क्लासिफिकेशन किसकी बेस के ऊपर करी है। क्लासिफिकेशन इस बेस के ऊपर है कि वो 2 तरह की हो सकती है। एक हमारे पास डेथ होती है सिस्टेमिक और दूसरी होती है हमारे पास सेलुलर डेथ।
सिस्टेमिक डेथ का क्या मतलब है और सेलुलर डेथ का क्या मतलब है? सिस्टेमिक डेथ का मतलब ये है कि पर्सन एज अ होल, उसका जो ट्राइपॉड ऑफ लाइफ है, जो बेसिक सिस्टम है, वो डेड डिक्लेयर हो गए तो इसको सिस्टेमिक डेथ कहते हैं। और सेलुलर डेथ के लेवल का मतलब ये है कि सिंगल सेल जो है बॉडी का वो डेड डिक्लेयर हो गया, इसको हम सेलुलर डेथ कहते हैं। अभी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं कि डिफरेंस इसका क्या है। सबसे पहली बात, हमने क्या करना है, हमें सबसे पहले जो है ना इनके बाकी नेम देख लेने हैं। सिस्टेमिक डेथ को हम क्लिनिकल डेथ भी कहते हैं और सोमैटिक डेथ भी कहते हैं। ठीक है, ये इसके दो नाम हो गए। सेलुलर डेथ का नाम देख लेते हैं। सेलुलर डेथ को हम कह रहे होते हैं ये हमारे पास जो है ना मॉलिक्यूलर डेथ है, मॉलिक्यूल के लेवल के ऊपर डेथ है, या हम इसको कह रहे हैं कि ये हमारे पास एक ऑर्गेनिक डेथ है। ठीक हो गया। अभी डेफिनेशन मैंने जो हमें पीछे डेथ की डेफिनेशन पढ़ी है कि हमारे पास कंप्लीट प्लस इरिवर्सिबल जो सिजेशन आ रही है हमारे 3 ट्राइपॉड ऑफ लाइफ की, उसको जो उसकी वजह से जो डेथ हो रही होती है वो हमारे पास सिस्टेमिक डेथ होती है। CNS बंद हो गया, CVS काम नहीं कर रहा, रिस्पायरेटरी सिस्टम काम नहीं कर रहा, तो ये तीनों चीज़ों को मिला के अगर ये डेड हो गए हैं डिक्लेयर तो इसको हम सिस्टेमिक डेथ कहेंगे। पर सेलुलर डेथ के अंदर ऐसा नहीं होता। सेलुलर डेथ के अंदर हमारे पास जो है ना बॉडी के टिश्यू की डेथ होना ज़रूरी है, बॉडी के टिश्यूज़ की, और जो है ना अगर हमारे पास डेड हो रहे हैं तो वो सिस्टेमिक डेथ है। और ये ना आहिस्ता आहिस्ता होती है, प्रोग्रेसिव होती है, एकदम से नहीं हो रही सारी। ठीक है, दिस इज़ प्रोग्रेसिव। अच्छा, सिस्टेमिक डेथ क्या होती है? सिस्टेमिक डेथ जाहिर सी बात है पहले सिस्टेमिक डेथ होगी और जो सेलुलर डेथ है वो हमारे पास बाद में होगी। फिर आता है टिश्यू एंड सेल्स ऑफ द बॉडी। अब जब ये सिस्टेमिक डेथ हुई है तो टिश्यूज हमारे पास अलाइव हो सकते हैं और फंक्शनिंग भी हो सकते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ वो काम कर रहे हैं। बट सेलुलर डेथ के अंदर क्या होगा कि ना ही अलाइव होंगे और ना ही फंक्शनिंग होंगे। एक पॉइंट आ जाता है कि रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुलस के ऊपर अभी कुछ पॉइंट यहाँ पर, क्योंकि ज़ाहिर है सेल थोड़े से बहुत अलाइव हैं तो वो रिस्पॉन्स दे देंगे, बट ये सेलुलर डेथ के बाद रिस्पॉन्स नहीं आता। अगर हमने कंफर्मेशन करनी है कि सिस्टेमिक डेथ हो गई है तो इसके लिए हमारे पास जो ECG है और जो EEG हमारे पास जो है ना ब्रेन के फंक्शन होता है, अगर ये दोनों ECG और EEG दोनों फ्लैट आ चुकी हैं तो सिस्टेमिक डेथ हो चुकी है। बट सेलुलर डेथ का कैसे पता चलता है? सेलुलर डेथ की जो है ना कुछ फीचर्स अपेयर होना शुरू हो जाते हैं हमारी बॉडी के। इसके लिए एक हमारे पास जो ना रिगर मॉर्टिस है, एक हमारे पास एल्गर मॉर्टिस है और दूसरा हमारे पास जो है ना प्यूट्रिफिकेशन है। ये हमने कुछ साइन देखने हैं, अगर ये पर्सन के अंदर अपेयर होना स्टार्ट हो गए तो वो सेलुलरली डेथ हो गया। अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो रिजेंबल कर सकती हैं सिस्टेमिक डेथ के साथ। हाँ, ऐसी चीज़ें हैं। सस्पेंडेड एनिमेशन, हम इसको थोड़ा आगे जाके डिस्कस करते हैं कि सस्पेंडेड एनिमेशन क्या हो सकती है। सस्पेंडेड एनिमेशन होती है हमारे पास, या हाइपोथर्मिक कोमा हो सकता है, या हमारे पास क्या हो सकता है हाइपोथर्मिया हो सकता है। 3 चीज़ें हो सकती हैं। इसी तरह से यहाँ पर कोई चीज़ें रिसेंबल कर सकती हैं सेलुलर डेथ के साथ, नहीं, कोई भी चीज़ सेलुलर डेथ के साथ रिसेंबल नहीं करती। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं कि हमारे पास सस्पेंडेड एनिमेशन क्या होती है। सस्पेंडेड एनिमेशन, इसका एक और नाम भी है सस्पेंडेड एनिमेशन का, उसको हम कहते हैं अपेरेंट डेथ। अपेरेंट डेथ मतलब ज़ाहिरी तौर पर तो एक पर्सन मरा हुआ नज़र आ रहा है बट वो असल में डेड नहीं हुआ। इसमें यह होता है बेसिकली हमारी बॉडी के जो वाइटल्स होते हैं ना वो बहुत लो लेवल के ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, एक्सट्रीमली लो लेवल पर चले जाते हैं। तो बॉडी के वाइटल्स जब हमारे पास लो लेवल पर चले जाते हैं तो ये होता है कि ऐसा लग रहा है कि पेशेंट डेड हो गया बट असल में वो नहीं हुआ। अब ये जो है ना हम 2 तरह से कर सकते हैं सस्पेंडेड एनिमेशन। एक वॉलंटरीली हो सकती है यानी कि पर्सन की अपनी विल से, और एक इनवॉलंटरी हो सकती है। ठीक है, वॉलंटरी कौन सी हो सकती है? योगा के अंदर पर लोग अपनी जो है ना सांस को रोक कर रखते हैं तो अब ऐसा लग रहा है कि अपेरेंटली डेड है बट ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा जो है ना सेंट्स इन एशिया, ये एक एग्जाम्पल लिखी हुई है। फिर अगर हम इनवॉलंटरी देखें तो इनवॉलंटरी बहुत सारे केसेस आते हैं। न्यू बॉर्न बेबी, समटाइम ऐसा लग रहा है कि अपेरेंटली डेड है बट नहीं होता, न्यू बॉर्न बेबी की केस के अंदर आ सकता है। इलेक्ट्रोक्यूशन यानी कि इलेक्ट्रिकल शॉक के बाद पेशेंट जो है ना समटाइम इतने लो उसके वाइटल्स चल जाते हैं कि हम उसको डेड समझ रहे होते हैं। फिर आ जाता है ड्राउनिंग के केस के अंदर, यानी कि डूब रहा है एक इंसान। और लास्ट में आ जाता है हाइपोथर्मिया। ये कुछ कंडीशन है जो सस्पेंडेड एनिमेशन को बारे में बताती है।